नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में 14वें एरो इंडिया का शुभारंभ किया। यलहंका के वायुसेना केंद्र में आयोजित ये भव्य एरो इंडिया 2023 एशिया का सबसे बड़ा एरो शो है। इस आयोजन में एमएसएमई और स्टार्टअप सहित 809 रक्षा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। शुभारंभ समारोह में कई देशों के रक्षा मंत्री, वायुसेना प्रमुख, रक्षा अधिकारी और गणमान्य हस्तियां मौजूद थे। पीएम मोदी ने इस अवसर पर फ्लाई पास्ट का अवलोकन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक टिकट भी जारी किया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे देश की क्षमता को दिखाने वाले एरो इंडिया 2023 इस क्रम का अब तक का सबसे बड़ा एरो शो है। 14वें एरो इंडिया शो में लगभग 100 देश हिस्सा ले रहे हैं। एरो इंडिया 2023 का आयोजन लगभग 35,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले समारोह स्थल पर हो रहा है। यह समारोह 5 दिन तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एरो इंडिया 2023 के शुभारंभ समारोह के अवसर पर आयोजित विशाल हवाई प्रदर्शन का भी अवलोकन किया। आकाश में भारत की क्षमता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे देश की ताकत को दर्शाने वाले इस प्रदर्शन से दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। एरो इंडिया 2023 के शुभारंभ के अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया 2023 भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने एरो इंडिया 2023 में विश्व भर के देशों के बड़े पैमाने पर भागीदारी को सराहा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ये देश भारत को रक्षा बाजार नहीं बल्कि रक्षा साझेदार के तौर पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की सफलता का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का नया भारत कमर कस चुका है। उन्होंने कहा कि नया भारत अब ना कोई मौका खोएगा और ना ही अपनी मेहनत में कोई कसर छोड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में बीते 8 से 9 साल में रक्षा क्षेत्र में होने वाले कायाकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि देश कभी रक्षा आयात पर निर्भर हुआ करता था, लेकिन अब रक्षा निर्यात में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एरो इंडिया 2023 के शुभारंभ के बाद इंडिया पवेलियन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने शुभारंभ के बाद इंडिया पवेलियन का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां प्रदर्शित उपकरणों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म विषय पर आधारित इंडिया पवेलियन भविष्य की संभावनाओं सहित क्षेत्र में भारत के विकास को प्रदर्शित कर रहा है। यहां 227 उत्पादों वाली प्रदर्शित करने वाली कुल 115 कंपनियां मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एरो इंडिया 2023 में लगे कर्नाटक मंडप का अवलोकन किया। एरो इंडिया 2023 के प्रतिभागियों को राज्य में उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी देने के लिए ये पवेलियन बनाया गया है। पीएम ने कर्नाटक मंडप में प्रदर्शित उत्पादों के बारे में जानकारी ली। मजबूत रक्षा निर्माण इकोसिस्टम की वजह से कर्नाटक में बहुत संभावनाएं हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 के सीईओ राउंड टेबल कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ये एक रोमांचक भविष्य की ओर अग्रसर है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले 5 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक दौरे पर कन्नड़ फिल्म अभिनेता, फिल्मकारों, स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े लोगों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी मुलाकात की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने पुनीत राजकुमार को याद किया। प्रधानमंत्री ने फिल्म अभिनेताओं को कहा कि दक्षिण राज्यों के फिल्म उद्योग ने भारत की संस्कृति और पहचान को अपने काम के जरिए काफी बढ़ावा दिया है। स्टार्टअप जगत के लोगों से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप को और सहयोग देने और भारत में नवाचार परिस्थिति को भी बढ़ावा देने पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारतीय टीम के कई पूर्व खिलाड़ियों और अन्य गणमान्य लोगों से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के बाद वेंकटेश प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत में खेल के बुनियादी ढांचे, ओलंपिक और खेल संस्कृति सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। जवागल श्रीनाथ ने कहा कि पीएम के साथ चर्चा में पाठ्यक्रम में शिक्षा को विषय के रूप में शामिल करने की बात उठी, जिसे पीएम ने बेहद सकारात्मक ढंग से लिया। दिग्गज खिलाड़ी अनिल कुंबले ने पीएम से मुलाकात के बाद कहा कि प्रधानमंत्री ने वन्य जीवों से प्रेम को सराहा। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने अंतिम चरण में है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज अगरतला में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। पीएम मोदी का अगरतला में लोगों ने जोरदार स्वागत किया। पीएम ने लोगों का अभिवादन किया। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लेफ्ट के शासनकाल के खराब कानून व्यवस्था का जिक्र किया और कहा कि भाजपा सरकार ने त्रिपुरा में कानून का शासन सुनिश्चित किया है।
पीएम मोदी ने लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को घेरते हुए कहा कि त्रिपुरा के मतदाताओं को बेहतर भविष्य के लिए एकजुट रहना होगा। राज्यसभा की कार्रवाई 13 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होगा। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के आपत्तिजनक अंश निकाले जाने के बाद विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई 11:50 तक के लिए वहां पर स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा सभापति को विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी संयम बरतने के लिए कहना पड़ा। सभापति जगदीप धनखड़ ने खड़गे से कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में बहुत सारे शब्दों में संकेत दिया है कि अध्यक्ष दबाव में काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने खड़गे से कहा कि उनके कुछ शब्दों को विलोपित किया गया है। जगदीप धनखड़ ने खड़गे से कहा कि आप सदन के पटल पर बने रहने के अपने अधिकार का हनन कर रहे हैं। सदन के वेल में प्रवेश करने पर सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह, इमरान प्रताप गढ़ी, शक्ति सिंह गोहिल, संदीप पाठक और कुमार केतकर सहित अन्य को आसन ने चेतावनी भी दी थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद विपक्ष ने सदन को नहीं चलने दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि दुख होता है कि जब सदस्य बहुत ही गंभीर विषय उठाना चाहें लेकिन उन्हें मौका नहीं मिले। ये सदस्यों के अधिकारों का भी उल्लंघन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी टिप्पणी के संबंध में दिए गए नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। कांग्रेस सांसद को ये नोटिस विशेषाधिकार हनन के मामले पर लोकसभा सचिवालय की ओर से भेजा गया है और उनसे 15 फरवरी तक जवाब तलब किया गया है। राहुल गांधी से अपना जवाब लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष रखने को कहा गया है। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी की टिप्पणियों को घृणित, निराधार और असंसदीय बताया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस लाए जाने पर कहा कि हमारे सांसद ऋषिकांत दुबे ने राहुल गांधी को अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप लगाने पर नोटिस दिया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि जो बोल रहे हैं उसे प्रमाणित तो करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रमाणित भी नहीं करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने मेधावी छात्रों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने समानता और खासतौर पर महिलाओं को आगे लाने के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के। इक्विटी फंड में SIP तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी। चले चलिए समझ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की भी राष्ट्रपति ने चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस समिट से पूरे प्रदेश में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि जिन छात्र छात्राओं को आज यहां से उपाधियां मिली हैं, वो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पूरी तरह से सकारात्मक योगदान दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर राजभवन में बुक्सा जनजाति के लोगों से मुलाकात की। शिक्षा, सिलाई, कढ़ाई के साथ ग्राम मित्र के कार्य से मिलने से बुक्सा जनजाति की महिलाएं राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान खुश नजर आई। जनजाति महिलाओं ने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र, डिग्री कॉलेज खोलने की मांग की। साथ ही साथ इस दौरान 21 बुक्सा जनजाति के लोगों को वनाधिकार का पट्टा भी दिया गया।
G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक का आज इंदौर में आगाज हुआ। 3 दिन तक बैठक में G20 देशों से आ रहे प्रतिनिधि कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रमुख विषयों पर चर्चा करेंगे। उद्घाटन सत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरे विश्व के लिए खाद्य सुरक्षा बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से खाद्य सुरक्षा के लक्ष्यों को पाया जा सकता है। फिजी के उप प्रधानमंत्री बिमान चंद्र प्रसाद ने भारत द्वारा आयोजित इंडिया एनर्जी वीक पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। फिजी के उप प्रधानमंत्री बिमान चंद्र प्रसाद ने फिजी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन पर भी अपनी खुशी जताई। 16 फरवरी से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में इस आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 2 नए जजों को पद की शपथ दिलाई। वहीं जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के पद की शपथ ली। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार की नियुक्तियों के साथ सुप्रीम कोर्ट में जजों के स्वीकृत सभी 34 पद भरे गए हैं। अब से सुप्रीम कोर्ट 34 न्यायाधीशों की पूर्ण क्षमता से काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को सही ठहराया है। शीर्ष अदालत ने प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पुनर्गठन का मसला उसके पास लंबित है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी के चांसलर के विदेशी और सुरक्षा नीति के सलाहकार जेन्स प्लॉटनर से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 15 से 18 फरवरी तक फिजी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। 15 फरवरी से 17 फरवरी तक विदेशी मंत्री फिजी में रहेंगे और ये उनका पहला फिजी दौरा है। डॉक्टर एस जयशंकर फिजी के नाडी में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार द्वारा आयोजित होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसके बाद 18 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हो रहे रायसीना एट सिडनी सम्मेलन में भाग लेंगे। अपने नेपाल के दौरे में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से शिष्टाचार मुलाकात की। विनय मोहन क्वात्रा ने काठमांडू में अपने नेपाली समकक्ष भरतराज पौडियाल से भी मुलाकात की। इससे पहले त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नेपाल के विदेश सचिव भरतराज पौडियाल ने उनका जोरदार स्वागत किया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दबाव देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 250.86 अंक यानी 0.41% की गिरावट के साथ 60,431.84 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 85.60 अंक यानी 0.48% की गिरावट के साथ 17,770 के स्तर पर बंद हुआ। अमेरिकी सेना ने अमेरिका कनाडा सीमा के पास ह्यूरोन झील के ऊपर उड़ने वाली एक वस्तु को मार गिराया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि जहाज दल उस अनजान वस्तु की तलाश कर रही है जिसे उनके आदेश पर यूक्रेन के क्षेत्र में मार गिराया गया था। रोबोकैश ग्रुप द्वारा जारी एक रिपोर्ट में 9 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के एक फिनटेक अध्ययन में भारत शीर्ष राष्ट्र के रूप में सामने आया है। काराकास के पूर्वी इलाके में वेनेजुएला के विपक्षी दलों का समर्थन करने वाले युवा नेताओं ने राष्ट्रीय चुनाव परिषद की तरफ मार्च किया और मतदान के लिए 30 लाख से अधिक युवाओं के लिए चुनावों में गारंटीकृत पंजीकरण की मांग की। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी 2023 की प्राथमिकता बताई। बर्लिन के मतदाता चुनाव में इस बार कंजर्वेटिव पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं एग्जिट पोल के अनुसार CDU को 28%, सोशल डेमोक्रेटिक को 18.2% वोट मिले। पूर्व विदेश मंत्री क्रिस्टो डोलाइड्स ने साइप्रस का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। परिणामों से पता चलता है कि क्रिस्टो डोलाइड्स ने चुनाव में 51.9% मत हासिल किए। इजराइल के लड़ाकू विमान ने गाजा पट्टी में हमास की रॉकेट फैक्ट्री पर मिसाइल दागकर परिसर को उड़ा दिया। हमास के गैड्रोन ने 2007 में गाजा पर कब्जा कर लिया था और तब से ये वहां इजराइल के साथ कई युद्ध लड़े हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नागरिकों को रूस से अधिक हमलों और नए प्रतिबंधों की चेतावनी दी। रूस ने हाल के महीनों में यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं पर कई बार हमले किए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन युद्ध पर चेतावनी देते हुए कहा कि शांति की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2023 के लिए अपनी प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि युद्ध से यूक्रेनी लोगों को तकलीफ हो रही है, जिसके गंभीर वैश्विक प्रभाव हैं। भीषण तबाही झेल रहे तुर्की को एक बार फिर भूकंप के झटकों का सामना करना पड़ा।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के 4 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच अब धर्मशाला में नहीं खेला जाएगा। ये मुकाबला अब इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम के कारण मैदान में घास सही तरीके से नहीं आई है और इसे पूरी तरह से आने में समय लगेगा। इस वजह से ये मैच अब इंदौर में शिफ्ट किया गया है। वक्त यहाँ एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका में चल रहे आईसीसी महिला T20 विश्व कप में जीत के साथ शुरुआत की है। पाकिस्तान से जीत के लिए मिले 150 रनों के लक्ष्य को भारत ने एक ही ओवर शेष रहते हुए हासिल कर लिया। महिला विश्व कप में ही श्रीलंका ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल की। पहली बारी आयोजित होने वाली महिला प्रीमियर लीग के लिए आज मुंबई में खिलाड़ियों की नीलामी की जाएगी। इन 409 खिलाड़ियों में 246 भारतीय और 163 विदेशी क्रिकेटर हैं। प्रत्येक टीम के पास कुल 12-12 करोड़ रुपए की नीलामी पर्स है। बंगाल ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में स्थान बना लिया है। सेमीफाइनल में बंगाल ने पिछली बार की विजेता मध्य प्रदेश को 306 रनों के अंतर से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। फाइनल में बंगाल का सामना सौराष्ट्र से होगा। रणजी ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में सौराष्ट्र के कर्नाटक को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले तेज गेंदबाज जयदेव उनादकड़ को टीम से रिलीज कर दिया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन गुलमार्ग में किया जा रहा है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन रविवार को विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने शानदार खेल को जारी रखते हुए लीड्स यूनाइटेड को 2-0 से हरा दिया। ईपीएल के ही एक अन्य मुकाबले में खिताब की प्रबल दावेदार मैनचेस्टर सिटी ने एस्टन विला को 3-1 से हरा दिया। ला लीगा में बार्सिलोना ने इस शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। वहीं रविवार को खेले गए मुकाबले में बार्सिलोना ने विलारियाल को 1-0 से हरा दिया। इटालियन लीग में नेपाली ने क्रोमोनस को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ नेपोली ने लीग में 16 अंक की बढ़त के साथ शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। रॉकेट बॉय सीजन 2 का टीजर जारी हो गया है। इस सीरीज में जहां जिम सर्ब प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जे भाभा का किरदार निभा रहे हैं। सिद्धार्थ कियारा अपनी शादी का जश्न मना रहे हैं। बीते दिन मुंबई में कपल ने अपने बॉलीवुड दोस्तों के लिए ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया, जिसमें तमाम सितारे पहुंचे। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता ओमपुरी के जीवन की अंतिम फिल्म अकेला होबे 24 फरवरी को रिलीज होगी। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का गाना नयो लगदा रिलीज हो गया है। फिल्म के गाने में सलमान खान पूजा हेगड़े की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी की आने वाली फिल्म गुलमोहर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। रैपर MC स्टैन ने बिग बॉस 16 का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्हें ट्रॉफी के साथ 31.8 लाख रुपए की राशि भी मिली। दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु की आने वाली फिल्म शाकुंतलम में 14 अप्रैल 2023 को रिलीज होगी। और एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।